नमस्कार दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिली देश के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे चिली देश के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैंने ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू इन सब देशों के बारे में बात की हुई है। आज के इस वीडियो में हम चिली की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको दिख रहा है चिली। इसका आप मैप बना लीजिए। मैप बना लेंगे थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। चिली से रिलेटेड जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे उनके बारे में हम आपको बताएंगे क्या कि चिली से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या परीक्षा में आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देश आप देख रहे हैं, ये है चिली। हालांकि ये विश्व का सबसे लंबा देश है। लंबाई का मतलब उत्तरी से दक्षिण की तरफ ये देखेंगे सबसे लंबे देशों में से एक है, इसकी गिनती होती है। बाकी और जो बात करेंगे चिली की, तो मैंने बताया था किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी और किस देश से उसकी सीमा लगती है ये जानना जरूरी है। तो जब बात चिली की जाएगी तो चिली की सीमा की बात करेंगे तो इसकी वाटर बॉडी के रूप में आप देखेंगे तो इस तरफ पड़ता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है तो इसकी सीमा किससे लगती है? प्रशांत महासागर से लगती है। प्रशांत महासागर के अंदर बहुत सी छोटी छोटी खाड़ियाँ स्थित हैं। वो इम्पोर्टेंट है नहीं, जैसे गल्फ ऑफ अनकुड है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे एक बता दिया है। और बहुत सी यहाँ पर खाड़ियाँ स्थित हैं। तो जलराशि के तौर पर इसकी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। और आसपास के देशों की बात करेंगे तो इसकी सीमा लगती है अर्जेंटीना से। देशों से इसकी सीमा लगती है अर्जेंटीना से, बोलीविया से और पेरू से। इन 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। याद रखिएगा, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। अब मैंने बता दिया कौन से देश से लगती है और कौन सी जलराशि से इसकी सीमा लगती है। अब बात करेंगे इसके फिजिकल डिवीजन की। इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बता दूं कि जो प्रशांत महासागर को आप देख रहे हैं, तो प्रशांत महासागर के आसपास का जो एरिया गोलाकार आप देखते हैं उसको प्रशांत का अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके आसपास ज्वालामुखी काफ़ी एक्टिव हैं। और आप देखेंगे उसी रिंग ऑफ फायर में ये चिली का जो तटीय क्षेत्र है ये भी पड़ता है। और इसी की वजह से आप जान रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी जो आपको दिख रही है, पूरा एक तरीके से एंडीज पर भी बहुत सारे ज्वालामुखी वगैरह पाए जाते हैं और भूकंप वगैरह भी यहाँ पर खूब आते हैं। और दुनिया के सबसे जो अब तक के आए हुए सबसे जो खतरनाक भूकंपों में चिली पे दर्ज किए गए, जिनका रिक्टर स्केल पे जो 9 पार कर गए थे। तो आप देखेंगे तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा भूकंप प्रभावित है और ज्वालामुखी प्रभावित। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं रिंग ऑफ फायर का ये पूरा पार्ट है। अब बात करेंगे कौन कौन सी यहाँ पर विशेषताएं हैं। तो चिली को जब देखेंगे तो फिजिकल डिवीजन जब करेंगे तो हम इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ेंगे, पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे, और इसमें हम देखेंगे जो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत का जो क्षेत्र होगा उसको हम देखेंगे, जो कि एक कह सकते हैं यहाँ पर फर्टाइल एरिया है, यहाँ पर मैदानी तरीके का हम एरिया इसको कह सकते हैं। बाकी ये जो दक्षिण का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो पैटागोनिया का जो एरिया है, और ये पूरा एक तरीके से ये पूरा ग्लेशियर वाला एरिया, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर के क्षेत्र से। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो चिली का जो पूर्वी किनारा है, चिली के पूर्वी किनारे पर आप देखेंगे तो आपको एंडीज पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या है? चिली पे एंडीज पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। उसके पश्चिमी किनारे पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर विविधता आपको देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा तमारुगल मैदान यहाँ पर पड़ेगा, तमारुगल मैदान यहाँ पर पड़ेगा। उसके और नीचे आएंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल आपको बता दें कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पर एक जगह का नाम है एरिका। एरिका दरअसल यहाँ के चिली का एक प्रांत भी है। तो एरिका जो है ये विश्व के सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ड्राई वाला एरिया, सूखा वाला एरिया जो है वो एरिका ही है, जो अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल के बाद में अगर जो देखेंगे और अटाकामा के जो पश्चिमी किनारे पर देखेंगे तो आपको अटाकामा साल्ट फ्लैट आपको दिखेगा। साल्ट फ्लैट दरअसल एक ये कह सकते हैं नमक का ताल है, नमक का मैदान है। इसको हम लोग साल्ट फ्लैट के नाम से जानते हैं, जो अटाकामा साल्ट फ्लैट है। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हल्का सा आप इसको चाहें तो अलग हल्का सा नोट कर सकते हैं। अटाकामा साल्ट फ्लैट के नाम। ऊपर की तरफ तमारुगल मैदान है और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और इसलिए आप देखेंगे प्रश्न ये आता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती। इसे कैलिफोर्निया में पाई जाती है, उसी तरीके से प्रश्न आ जाता है। तो ये मध्य चिली, परीक्षा में यही प्रश्न आता है, मध्य चिली। तो ये याद रखिएगा, मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती कि नहीं पाई जाती। तो आपको बताना है हाँ पाई जाती मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है और यहाँ पर ऐसे फल होते हैं जो खट्टे रसदार फल यहाँ पर उगाए जाते हैं।
यहाँ पर खेती वगैरह की जाती है। जैसे यहाँ पर भारत में भी देखेंगे तो जो खट्टे रसदार फल हैं उनकी खेती जब शीत ऋतु में जब बारिश होती है तो वहीं पर होती है, उसी में आएगा ये भूमध्यसागरीय जलवायु के अंतर्गत। तो ये वाला हिस्सा है। अब भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाएगी और यहाँ पर खट्टे रसदार फल होंगे तो क्या होगा, शराब उद्योग फलेगा फूलेगा, शराब उद्योग फलेगा। और मतलब यहाँ पर विटीकल्चर वगैरह यहाँ पर खूब है, चलन में है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चूँकि ये भूमध्यसागरीय जलवायु है और शराब उद्योग के लिए जाना जाएगा। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ का फेमस शहर है वालपरेजो। तो वालपरेजो किसके लिए जाना जाता है, वालपरेजो शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। किस लिए, क्योंकि मैंने बता दिया भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर खट्टे रसदार फलों की, जैतून हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब की खेती की जाती है। इन सब की खेती की जाएगी तो उससे शराब वगैरह बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये वालपरेजो शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। और जब दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। और दक्षिण की तरफ चले आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक द्वीप के आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसको बोला जाता है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो। तो मैंने इससे पहले जब अर्जेंटीना की वीडियो बता रहे थे तो मैंने टेरा डेल फ्यूगो के बारे में बताया था। इसका आधा हिस्सा अर्जेंटीना में पड़ता है और ये वाला, चूँकि ये मैंने बताया ना ये पूरा द्वीप है, तो ये जो आधा हिस्सा अर्जेंटीना में, आधा हिस्सा किसके में, चिली में पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चिली और दोनों तरफ ही चिली है। चिली के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैगलन जल संधि पड़ती है। चिली अर्जेंटीना भी कह सकते हैं और अर्जेंटीना भी कह सकते हैं, या दक्षिण अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो के बीच में मैगलन जल संधि पड़ती है। और नीचे की तरफ चले आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी, नीचे की तरफ और आ जाएंगे तो यहाँ पर अंटार्कटिका शुरू हो जाता है। अंटार्कटिका शुरू हो जाएगा तो उसके बीच में जो जल संधि उसको ड्रैक पैसेज ही कहते हैं। तो उसको याद रखिएगा, ड्रैक पैसेज इंपॉर्टेंट है। तो बाकी इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है, सेंटियागो है, ये भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न आ सकता है। चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो है, जो कि आप देख रहे हैं एंडीज के बिल्कुल मध्यवर्ती क्षेत्र में, यहाँ पर एंडीज पे पड़ती है सेंटियागो। बाकी बात करेंगे तो अटाकामा मरुस्थल किसके लिए जाना जाता है, तो अटाकामा मरुस्थल में किसका भंडारण पाया जाता है, तांबे के लिए। तांबे के लिए अटाकामा मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आता है अटाकामा मरुस्थल किसके, तांबा है, नाइट्रेट वगैरह इसे यहाँ पर पाए जाते हैं, नाइट्रेट, इन सब के लिए ये जाना जाता है अटाकामा मरुस्थल। बाकी भी हाल ही में चर्चा में रहा था अटाकामा मरुस्थल। यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पुराने कपड़े थे उनका भंडार, एक ढेर बिल्कुल पर्वत के जैसा अटाकामा मरुस्थल में बन गया था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप जाकर के करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जब आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने अटाकामा मरुस्थल में जो चर्चा में रहा था तो उसके ऊपर मैंने वीडियो इस पर बनाई थी। बाकी वालपरेजो जो मैंने बताया शराब उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ से ले करके ब्यूनस आयर्स तक, वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स के बीच में ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है, जो वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। याद रखिएगा, वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स के बीच में ट्रांस इंडियन रेल मार्ग पड़ता है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आप चिली में और कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी आप अपने स्तर पर इसको तैयार कीजिएगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे बोलीविया की, और बोलीविया के साथ में हम कवर करेंगे पराग्वे को। बोलीविया और पराग्वे, इन दो देशों को हम कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इन्हीं के ऊपर होगा। आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद में जो मैं बात करूंगा, जब ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप समाप्त हो जाएगा तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से देश तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, वो तो मैंने बता ही दिया है। लेकिन इसके बाद की जब चर्चा करेंगे तो यहाँ के प्रमुख जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ के प्रमुख नदियाँ हैं, या और भी जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि और भी जो कुछ इसमें बचा रहेगा वो भी आपको कवर हो जाए। हालांकि लगभग चीज़ें कवर हो गई हैं, क्योंकि एक जब पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक साथ वीडियो बनाया जाता है, एक मानचित्र दक्षिण अमेरिका का बनाते हैं, तो उसमें सब चीज़ें कवर कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। उनको जब एक मैप में सब कुछ कहाँ पे लिख दें, उनको ऐसी जगह तो मिलती नहीं है। इसलिए छोटे छोटे देश के तरीके से जब बताते हैं तो एक एक देश की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उस देश को हम बड़ा भी बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चिली को इतना बड़ा बना दिया। अभी अगर जो पूरा दक्षिण अमेरिका बनाता तो चिली को एक सिर्फ एक पट्टी के जैसे में दर्शाना पड़ता, तो इस वजह से हर चीज़ उसमें कवर नहीं हो पाती। इसलिए एक देश के तरीके से मैं भूगोल जो बता रहा हूँ इसको आप कवर करेंगे तो चीज़ें इसमें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जो भी चीज़ें छूटी रहेंगी वो भी कवर हो जाएंगी। तो जैसे ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ख़त्म होगा उसके बाद हम शुरुआत करने वाले हैं
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शुरू करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद अंटार्कटिका के ऊपर वीडियो बनेगी। अंटार्कटिका के बाद में फिर हम आएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग उसको अपने स्तर पे कवर करते रहिए। यूनिट वाइड ज्योग्राफी के जो भी सेक्शन रहेंगे उनको हम कवर करेंगे, चाहे वो ओशनोग्राफी मैंने हालांकि कवर कर दिया, उसमें कुछ खास बचा नहीं है। उसके बाद जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, अर्बन ज्योग्राफी हो गया, और भी जो सेक्टर रहेंगे उनको हम कवर करेंगे। कवर करने का मतलब मेरा यही रहेगा कि जो खास इम्पोर्टेंट जो थिंकर हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो इम्पोर्टेंट जो जिनके सिद्धांत उन्होंने दिए उनके बारे में बताएंगे। किसी का जो भी सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनसे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।